जी नाजरीन, मैं हूँ जुल्फ़िकार गुरामानी और मेरे साथ हैं जहाज़ेब अब्बासी साहब और तैयब बलोच साहब। हम बात करेंगे जो तहरीक इंसाफ के ख़ास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं का ताल्लुक़ है तहरीक इंसाफ वालों का। उनको सज़ाएँ हुई हैं आज फैसलाबाद की अदालत से, तो इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा? जहाज़ेब साहब, क्या आप समझ रहे हैं कि वैसे एक्सपेक्टेशन ये कर रही थी तहरीक इंसाफ, और हम भी सुबह से ये कह रहे थे उमर अयूब की जो मुलाकात चीफ जस्टिस से होने जा रही थी, या एक्सपेक्टेड थी या एक ख़याली मुलाकात थी आप उसे कह लें, तो सुबह से ये बहस थी कि जी आज तो उमर अयूब साहब को सज़ा भी हो सकती है, तो इस तरह की सूरत हाल तो बनी हुई थी। जी हाँ, ये कल भी हम इस इशू पे डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ैसला आ रहा है, और ये बल्कि अगर हम ये कहें कि पिछले 1 डेढ़ हफ़्ते से ही यही मौजू इस्लामाबाद में ज़ेर बहस है कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो है वो फ़ैसले आने हैं। इसकी एक सादा सी वजह ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 महीने की डेडलाइन दी हुई थी, तो उस पे यही तवक्को की जा रही थी जी कि मैक्सिमम बहुत हुआ तो अगस्त के पहले हफ़्ते तक ये सज़ाओं वाला जो मामला है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो 108 अरकान पीटीआई के रहनुमा हैं, जिसमें उमर अयूब का नाम भी है, शिबली फराज का भी है, शानदाना गुलजार का भी है, साहबज़ादा हामिद रज़ा हैं, ज़ैन कुरैशी को बरी किया गया है, फवाद चौधरी को बरी किया गया है। अगर अब तक की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद की अगर हम सज़ाओं को अगर हम एक लाइन में बयान करें, तो 3 असम्बलियों में, यानी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज, उनको सज़ा हुई और सज़ा याफ्ता शख्स ना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रह सकता है सेनेट के अंदर, और ना ही वो सेनेटर रह सकता है, डिस्क्वालिफ़िकेशन। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमर अयूब सज़ा हो गई, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब थोड़ी ही देर बाद या कल तक मुमकिन तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन उनके डी सीट का नोटिफिकेशन जारी कर दे। पहले भी प्रैक्टिस यही रही है। इसी तरीके से पंजाब में पहले ही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो हैं वो उनकी सज़ा भी हो चुकी है, डी सीट करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन वो नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो इस सूरत सरताज गुल भी शामिल करें, जी वो जी पार्लियामानी लीडर है, जी, यानी पार्लियामानी लीडर जी, और वो भी जो है वो उनको भी सज़ा हो गई है। तो अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको जोड़ रही है कि हमने जो 5 अगस्त का जो प्रोटेस्ट प्लान किया हुआ था, तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए या उसको रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया। आज सुबह 50 के करीब पीटीआई रहनुमा हैं, ये वही हैं जिनके वारंट भी जारी हो चुके हैं, लेकिन वो 26 नवंबर का एहतजाज है, तो ये अब अलग से सज़ाएँ आई हैं। तो इस सूरत हाल पे बहरहाल जो है वो अब अपील की सूरत ही है इनके पास कि वो अपील की सूरत में जाएँ, अपील फ़ाइल करें, और उसमें जो है और वो देखते हैं कि हाई कोर्ट किस लेवल के ऊपर क्या रिलीफ मिलता है। तो तब क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हकीकत में ये सारे तहरीक इंसाफ की, लेकिन वजह ये थी कि चौधरी फवाद का नाम भी था, वो तहरीक इंसाफ छोड़ चुके थे। राशिद शेख साहब का नाम भी था, वो शेख रशीद कह रहे हैं कि मेरा भतीजा तो वहाँ पे था ही नहीं, और साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब का नाम भी इसमें शामिल है, लेकिन बाकी 99% तो तहरीक इंसाफ के लोग ये हैं। तो ये पार्लियामेंट तो खाली ही समझे ना फिर। पार्लियामेंट बेसिकली गंद साफ किया गया है। सच में पूछें तो वो जो पार्लियामेंट में प्रोजेक्ट इमरान, प्रोजेक्ट गोल्ड स्मिथ, वटेवर आप किसी भी नाम से उनको बुला सकते हैं या कह सकते हैं, वो जो लाया गया था ज़बरदस्ती, ठीक है, उस टाइम जुडिशरी को एज ए पोलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। उस टाइम मुकदमात, ये तो नीचे एफआईआरें हुई, एक इवेंट हुआ, उस इवेंट की बुनियाद पे मुकदमात बने हैं। जो उस टाइम मुकदमात बन रहे थे वो तो इवेंट यहाँ के नहीं थे, वो शायद कहीं और के थे नहीं थे, वो एक और अलग कहानी है। उसमें जो है अब एक जेली केस बनाया गया, मिसाल के तौर पे सदर आसिफ अली जरदारी के मैं केस की बात कर रहा हूँ, जेली बैंक अकाउंट का जेली केस सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर वो अपना जो चैम्बर नंबर 1 है, उस टाइम साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, और कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठ के वो 184(3) यानी कि नवाज शरीफ और जरदारी और दीगर पॉलिटिकल वो जो फिगर्स थे उनको रास्ते से हटाने के लिए और पीटीआई का हुकूमत लाने के लिए
उनको 184 3 सुप्रीम कोर्ट की इस्तेमाल करके उनको वो किया गया, साइडलाइन करके। तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को, इदारों को जो है वो लॉन्ड्री के उसमें जो भी पीटीआई में आता साफ और क्लियर होके। मुझे अब जो पीटीआई ने पूरा सलाट लेके आया, शिबली फराज तो कभी सियासतदान नहीं था, ठीक है। ये जो है अपना जिसका भी आप नाम लें, मुराद सईद क्या सियासतदान था? ये अली मोहम्मद जो है वो सियासतदान था, ये गौहर सियासतदान है। ये गंद लेके आए। कल अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आप मुराद सईद को नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट में आए, देखें हम सेनेट में ले आए, और आपने पूरा पूरा सेनेट उनसे वापस ले लिया है कवाले से। दूसरी बात यह कि अली अमीन गंडापुर सियासतदान था, कभी जीत के आया था? भाई ये नहीं थे, इनको लाया गया जोर जबरदस्ती, एक टोला बनाया गया, प्रोजेक्ट इमरान, प्रोजेक्ट गोल्ड समेत हमारे पूरे सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को मैनिपुलेट किया गया। इमरान खान खुद जो है वो जमहूरियत के लिए जहर कातिल साबित हुआ, उसने पॉलिटिकल स्पेस खत्म कराई और सारा कुछ करा करू के आइन तोड़ा। उनका हुकूमत था पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में बैठ के उनके डिप्टी स्पीकर ने आइन तोड़ दिया था, सदर ने उनके आइन तोड़ दिया था। तो ये वो एक टोला था जिसको लाया गया, और फिर उसी ने जो लाने वाले थे उन्हीं के ऊपर ये चढ़ दौड़ा कि भाई आपने हमें इक़्तिदार से क्यों निकाला है। उनको वो ये समझ रहे थे कि जो पावर का मंबा है वो ये लोग हैं। वो तो आज आर्मी चीफ भी कह रहा है, भुट्टो शहीद पहले कह गए थे कि अवाम है, ठीक है ना। तो ये अवाम में जाने की बजाय, इक़्तिदार से बाहर हुए अवाम में जाने की बजाय इन्होंने इदारों को मलून करना शुरू कर दिया, इदारों पे अटैक किए। तो ये सारा कुछ इन्होंने खुद किया। अब वो साफ ज़ाहिर है कि वो जो गंद लाया गया था, वो गंद खुद ब खुद इन्होंने अपने पाँव खुद काटे थे। ये मियाँ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने या जरदारी ने नहीं कहा था कि आप जाके फौजी इंस्टॉलेशन को अटैक करो। यहाँ पे भुट्टो शहीद हो गए, यहाँ पे बीबी शहीद हो गई, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को कैदें हो गई, सजाएं हो गई, उनकी बेटी को सजा हो गई। किसी उनके वर्कर में ने जाके किसी फौजी इंस्टॉलेशन पे, दिफा पे, यानी कि जो वो फौज जिसको हम और आप टैक्स के पेयर से हम उनको पे कर रहे हैं, उनकी इंस्टॉलेशन लेके दे रहे हैं, उनको वेपन्स लेके दे रहे हैं कि आपने मुल्क का दिफा करना है, तो इन्होंने उन्हीं को ही ऊपर चढ़ दौड़े थे। यानी कि सिंपल सी बात है, 9 मई 2023 को जो है वो बरह रास्त जो है वो मोदी ने अपनी प्रॉक्सी पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रॉक्सी इस्तेमाल की और फौजी डिफेंस पे, फौजी इंस्टॉलेशन पे अटैक किए, सियासत का दिफा कमज़ोर करने की कोशिश की। जब वो फेल हो गए, 9 मई एक नाकाम बगावत है ना, जब वो फेल हो गए तो 2 साल के अरसे में ही 9 मई 2025 को मोदी और उसकी फौज बरह रास्त पाकिस्तान पे हमलावर हो गई। ये मैं तो यही समझता हूँ। तो अब इनका देखिए, खुशकिस्मती समझें या कि अगस्त शुरू है, आज़ादी का महीना शुरू है, और आज़ादी के महीनों में अब इन को कैदें हो रही हैं, ठीक है ना। उन्होंने जलसे का भी ऐलान किया है 5 अगस्त को। ये जलसा बेसिकली, ये जो जलसा है ना, ये जलसा एहतजाजी तहरीक है, उनकी एहतजाजी तहरीक है। ये इस वजह से किया है कि हम इंस्टीट्यूशंस को, हम जो है इदारों को, हम मजीद जो है उस पर दबाव डाल सके कि हमें सजाएं क्यों दे रही है। इनको तो नोचता दीवार था ना कि इनको सजाएं मिलनी है। ये मुकदमा कोई आज तो नहीं बना ना, 2 साल पहले का मुकदमा है ना, 9 मई 2023 को जो इवेंट हुआ उसका मुकदमा है ना। तो अब इन्होंने, उनको पता था सजाएं होनी है, इन्होंने 5 अगस्त जो है उसको अपनी तहरीक का इंतहा रख दिया ताकि हम दबाव डाल सके इदारों पे और सारा कुछ पे। तो वो अब आइन और कानून के सामने ये चीज़ें नहीं चलती। वैसे जहाँ से वो क्रिकेट की इस्तेलाह के अंदर होता है ना कि आप 50 ओवर का मैच भी खेलें तो 40 ओवर आहिस्ता आहिस्ता फिर अचानक स्पीड आ जाती है कि आखिरी ओवर हैं। तो ये ऐसे ही के 2 साल से ये केसेस थे 9 मई के हवाले से, अब अचानक स्पीड आ गई है। तो चलें, वो चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि 40 दिन के अंदर आप ये केस, लेकिन जो 4 माह। तो बुनियादी तौर पे मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था, जब तैयब बात कर रहा था कि वो तो चाह रहे थे कि 47 वाले ये हैं, हम 45 वाले हैं। अभी नतीजा ये आ रहा है कि 47 वाले और ज़्यादा बिकोल उनके वो मजबूत हो रहे हैं, 45 वाले निकल रहे हैं। दूसरा मेरे जहन में ये चीज़ भी आ रही थी कि अली अमीन गंडापुर और इन सब इत्तेहादियों ने, आप उसको हाइब्रिड निज़ाम भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम मिर्ज़ा अफरीदी का नाम शामिल करें तो वो तो KPK में अभी 4-5 दिन पहले सेनेट का इंतखाब बड़े अच्छे तरीके से अपने लोगों के साथ वो लड़के जीत के आए थे। अली अमीन गंडापुर से अपने लोगों ने एहतजाज किया था। लेकिन सारा इस बहस को, ये सवालात करने के बजाय हम इसको कंसाइज इस पे क्यों नहीं कर रहे कि ये फैसले तो अदालत के हैं ना, चाहे फैसलाबाद के हों, चाहे सरगोधा के हों, चाहे लाहौर के हैं, तो हम इसको वुसअत इतना वुसअत क्यों दे रहे हैं? नहीं, जो इस पे सियासी राय है PTI की, हम असल में उसको ऐड कर रहे हैं कि वो PTI का ये मौक़िफ़ है कि जी हमें, हमारे साथ इसलिए ये सब कुछ हो रहा है।
अब सवाल यहाँ पे ये ज़रूर है बहरहाल कि अब कानून ये कहता है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जब कोई फ़ैसला करेगी तो उस फैसले के ख़िलाफ़ 30 दिनों के अंदर अंदर अपील होगी। तो हमारे सामने अपील की एक मिसाल इलेक्शन कमीशन में जमशेद दस्ती को डिस्क्वालीफाई किया, वो लाहौर हाई कोर्ट गए, चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की सरबराही में फुल कोर्ट बना और उन्होंने पहली समात पर रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किए और साथ ही जो ऑपरेशन था और इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था उसको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो अब असूल यही होता है कि जब हाई कोर्ट में अपील जाती है तो सबसे पहले गुजारिश ये की जाती है कि जनाब आप कुछ वक्त के लिए, जब तक तमाम फ़रीक़ैन को आप सुनकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते, उस वक्त तक जो है आप फ़ैसले पर अमल दरामद को रोक दें। स्टे मिल जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि प्रोसिक्यूशन इन सज़ाओं को किस हद तक हाई कोर्ट्स में और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बरकरार रखते हैं। और उसके लिए क्योंकि अब ये जो शवाहिद का मरहला तो ठीक है गुजर गया, लेकिन अब उन गवाहों की सेहत क्या थी। अब जैसे एतराज़ है, उस एतराज़ को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैसे देखती है? वो एतराज़ ये है जी कि 7 मई को ही इस डिज़ाइन का इल्म हो गया था कि 9 मई होगा और प्लानिंग होगी। तो 7 मई को अगर एक डिज़ाइन का इल्म तफ्तीशी इदारों को या पुलिस को हो गया था तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? ये वो सवाल है जो पीटीआई या इमरान खान की जो कानूनी टीम है वो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों में अदालतों के सामने रख रही है। इस सवाल की नफ़ी के लिए अब प्रोसिक्यूशन के पास क्या जवाब है? ये बहरहाल हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलेंगे, जरा जायज़ा लिया जाएगा, जो क्रॉस एग्जामिन हुई, जो शवाहिद थे उनको तोला जाएगा और फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन कामयाब होती है तो फिर हम कहेंगे जी कि प्रोसिक्यूशन ने मजबूत केस बनाया। और अगर ना बना सकी और अगर अदालत को ये लगा कि इसमें शवाहिद में गड़बड़ है तो शक का फ़ायदा हमेशा मुल्ज़िम को ही जाता है। लेकिन जहाँ से इसमें तैयब से भी ये मालूम करते हैं कि इसमें जो केस अभी तक प्रोसीड हो रहा है उसमें ये नहीं कह रहे कि 9 मई से पहले क्या हो रहा था, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी की आप बरियत देखें, ज़ैन कुरैशी की देखें, चौधरी फवाद की आज देखें, तो वो कह रहे थे वो मौके पे मौजूद नहीं थे। तो इसका मकसद है कि जिस दिन 9 मई हुआ उस दिन की सज़ाएं ये सामने आ रही, इससे पहले यानी सियासी कोई साजिश या इस तरह की अदालत के अंदर इस तरह की प्रोसीडिंग नहीं हो रही है। नहीं बस देखें, ये तो एक इवेंट हुआ, उस इवेंट की बेस पे या एक क्राइम हुआ, उस क्राइम की बेस पे केसेस रजिस्टर्ड हुए, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, मामलात चले, सज़ाएं भी हो गई, ये तो एक क्राइम हुआ। अब ये कि प्रिएंटिव मेजर्स लेते इदारे या इंटेलिजेंस एजेंसीज या कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं कि 7 मई को अगर उनको इल्म था, बात यह है कि ये क्राइम होता है तो आगे मामला वो चलते हैं ना, सज़ाएं होती हैं, उसको पहले रोकना ये भी एक वैलिड सवाल है। लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों को नहीं पता था, हमें भी आइडिया था। देखें, बानी पीटीआई जो है वो बरमला अपने वर्कर्स को, अपने उस कल्ट को ज़मान पार के सामने मोबिलाइज करते थे, उनको मूव करते थे, उनको वो पेट्रोल बम होते हैं ना, वो बनाने के तरीके सिखाया करते थे आपके सामने लाइव, ठीक है ना, वो इनको तरबियत भी देते रहे। और फिर खुद पीटीआई के वो जो सीईसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ अरकान थे, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये पूरा मामला जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिस्कस हुआ और ये था, वन एजेंडा था कि अगर बानी पीटीआई को, इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि वो उस टाइम मतलूब थे, बहुत सारे केसेस थे, चीज़ें थी, वो मतलूब थे कि उनको अगर गिरफ्तार किया जाता है तो आपका रिएक्शन क्या होना है। ये एक विद इन पूरा एक प्री प्लान एक सिस्टम था। अब उसकी बात ठीक है, ये पीटीआई का ही मौक़िफ़ है ना कि इदारों को पता था। अब पीटीआई का ये इसका मतलब है कि पीटीआई खुद मान रही है कि 9 मई हमने किया और इस तरीके से हुआ, ठीक है ना। अब इदारों ने क्यों नहीं रोका? अब इदारे जो हैं वो उनको तो एकदम ही पूरे मुल्क में, अच्छा फिर आवाम थी, अब मिसाल के तौर पे कहीं पे इन्होंने अटैक किया, उधर से गोलियां चलती तो क्या होता?
नुकसान होता ना। सियासी लोग थे ना, अपने लोग थे। ठीक है, वो जो है उनका लीडर जो है वो भारतीय ईमा पे कर रहा था या इसराइल के ईमा पे कर रहा था या किसी भी ईमा पे कर रहा था, या उसका जाती मफाद था कि जी मुझे इक़्तिदार से क्यों निकाला गया, मुझे वापस इक़्तिदार में लाया जाए, शायद वो इस एजेंडे पे कर रहा हो। एजेंडा वट जो भी था, इस्तेमाल कौन हो रहे थे? आम लोग हो रहे थे। ये जो लीडर जिनको आज सजाएं हुई हैं ये लीड कर रहे थे ना। ये अपने अपने हल्के में कोई एमएनए है, कोई एमपी है, या कोई वहाँ का पॉलिटिकल जो ओहदेदार है ना, बड़ा ओहदेदार है ना, उसने मोबिलाइज किया ना, वोटर्स थे, जो भी थे, कारकुन थे, उनको मोबिलाइज करके यहाँ पे लेके आए। और ये जो पीटीआई के प्रोटेस्ट, वो 9 मई को कोई प्रोटेस्ट नहीं था, या कोई ऐसा नहीं था कि प्रोटेस्ट हो रहा है और एकदम मोब जो है या प्रोटेस्टर जो है वो वायलेट हो गए और उन्हें जाके अटैक कर दिया ना। तक प्री प्लान सिस्टम था ना, मनसूबा बंदी थी, हिकमत अमली थी, उसके तहत ये सब कुछ स्टेज किया गया। तो ये चीज़ें जो हैं अब वो अदालत में आ रही हैं, मजीद भी आएंगी। अब उसमें प्रोसिक्यूशन कितना केस साबित कर सकी है, अदालत क्या देखती है, लेकिन एक चीज़ तो तयशुदा है कि 9 मई 2023 को जो इवेंट हुआ उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। जो 35 मुख्तलिफ मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक हुए उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान की तारीख, क्या वर्ल्ड की पूरी आलम, दुनिया की अक़वाम आलम में इस टाइप का ये वहद और अनोखा और अकलौता सानिया है कि जिसमें जो है वो उनके यानी कि पोलिटिकली उनको इस्तेमाल करके जो है वो मकासद दुश्मन के हों या किसी इंडिविजुअल के ज़ाती मकासद हों, उनके लिए इस्तेमाल किया गया दिफाई इदारों पे हमला करके। लेकिन जाज़िब अभी क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और आपको पता है कि दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस भी चल रही है और सुबह वहाँ मकामी होटल पे थी और मकामी होटल पे वो नहीं करने दी। लेकिन मैं मोहम्मद ज़ुबैर, वहाँ पे आपको शायद पता हो कि असद उमर और मोहम्मद ज़ुबैर दोनों भाई मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ के तर्जमान हुआ करते थे। तो वो वहाँ पे बात कर रहे थे कि ये हालात, यानी मैं पिछली पार्टी में था, यानी नवाज़ शरीफ साहब के साथ जब मैं था तो तहरीक इंसाफ वालों की, यानी यहाँ इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, ऐसी हालत नहीं थी। हम जहाँ भी एहतजाज करते थे, ये करते थे तो मुकम्मल आज़ादी थी। तो मुझे थोड़ी हैरत हुई, इस वजह से हैरत हुई कि यहाँ डी चौक पे बिल्कुल शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पत्थर पड़े थे, आपको भी याद होगा, मुसद्दिक मलक साहब को तो जूते भी फेंके गए, के कारकुन को घसीटा गया था, गिरफ्तार किया गया था डी चौक पे, याद है आपको? और लॉजेस के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब वाले वो वहाँ पे खाली मीटिंग कर रहे थे, तो वहाँ जाके जो पुलिस ने उनके साथ हालत की थी, उनकी पगड़ियाँ तक नीचे, और फुटेजेस आपने देखे होंगे। और असद के सर इत्तफाक से मोहम्मद ज़ुबैर के साथ खड़े थे, तब वो स्पीकर थे और स्पीकर तब वो नोटिफिकेशन निकाल रहे थे कि जी आप लॉजेस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते, और मोहम्मद ज़ुबैर ही गेट पे खड़े होकर एहतजाज करते थे। आज वो कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के दौर में हमारे साथ ऐसी सूरत हाल नहीं थी। लेकिन मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, उनको सज़ा हुई तो वो पार्लियामेंट में आ गए थे, तो पार्लियामेंट के अंदर नारे लगे थे कि नहीं आएगा। चौधरी निसार तब वो अपोजिशन लीडर होते थे और पीपी वाले कहते थे आएगा, लेकिन उनको कहा गया कि बेशक वो चंद सेकंड की सज़ा, लेकिन आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो 4 तारीख को तो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, तो उसका मकसद है कि ये उमर अयूब और ये सब जो हैं वो अब कौमी असम्बली में आ नहीं सकते, या इससे पहले आप समझ रहे हैं कि इनको इंसाफ मिल जाए? देखें, पहले तो बात यह है कि जो तहरीरी फ़ैसला है पहले इन्होंने वो हासिल करना है, उस तहरीरी फ़ैसले का जायज़ा लेने के बाद फिर अपीलें तैयार होनी हैं और वो अपीलें फिर दायर होनी हैं, और सज़ा तो हो गई ना, सज़ा तो होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये क्या 3-4 दिनों में अपीलें फ़ाइल हो सकती हैं और उस पर कोई प्रोसीडिंग हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट की हद तक बात करें तो हमारे सामने एक मिसाल तो है, इमरान खान ने हफ्ते के रोज़ ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की, इतवार को छुट्टी थी, सोमवार को काज लिस्ट आ गई कि मंगल को आपका केस फिक्स है हियरिंग के लिए। इसी तरीके से जो इसका केस है जमशेद दस्ती का, वो भी कोई बहुत ज़्यादा ताख़ीर से नहीं लगा। मुमकिन है 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही केसेस लगने की मिसालें तो मौजूद हैं। तो आज 31 तारीख है, अब अगर आज ही इसका डिटेल रीजनिंग आ जाती है, जजमेंट आ जाता है, तो ज़ाहिरी बात है अपीलें तो इनको फ़ाइल करनी है, तो उसके बाद फिर देखने वाली बात है कि अदालतें आगे क्या करती हैं। और मुख्तसरन के शिबली फराज भी अपोजिशन लीडर थे, उमर अयूब भी अपोजिशन लीडर थे, दोनों ने ख़त लिखे थे, मुलाकात को छोड़ते हैं कि मुलाकात थी या नहीं थी। तो अब चीफ जस्टिस साहब के पास तो उनके ख़त तो पड़े हुए हैं ना, तो पहले तो वो दूसरों के लिए अर्ज़ कर रहे थे, अब तो वो खुद नहीं। देखें, ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है कि एक शख्स जिसको सज़ा हो गई है और
वो अभी अपील के स्टेज पे जाके ये देखना होगा कि क्या ये सज़ा दुरुस्त हुई या नहीं हुई। लेकिन उससे पहले ही जब ये एक सज़ा हो गई है तो ऐसे सूरत हाल में बिलखसूस उमर अयूब की या शिबली फराज के ख़त को सामने रखना, तो मेरे नहीं ख्याल के उसका कोई इम्पेक्ट इस तरह पड़ सकता है। और क्योंकि अदालत जो है वो फिर केस अदालत में ही सुनती है, तो कोर्ट से बाहर जो है वो साइलिन जो मुल्ज़मान भी हों उनसे इस तरह से मुलाकातें नहीं की जा सकती। तो तैयब आखिर में हमें ये भी बताइएगा कि बाहर एक बयानिया ये भी चल रहा है, जहाँ ज़ेब साहब भी सुन लें, हो सकता है कि मैं समझूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी जिन्होंने मतलब क्यों ये ज़ैन कुरैशी को माफ़, चौधरी फवाद माफ़, शाह महमूद कुरैशी माफ़ से मकसद है बरी हो रहे हैं, तो ये बरी हो रहे हैं और वो लोग मकसद है कि जिन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, माफ़ी तो उन्होंने भी नहीं मांगी। तो ये बयानिया क्या समझ में आ रहा है कि हकीकत है अदलिया का फैसला है? वहाँ भी अदलिया ने फैसला दिया था शाह महमूद कुरैशी। अदलिया इतनी अंधेर नगरी नहीं है कि अदलिया में बैठ के फैसले दे दे। अदलिया के सामने सबूत हैं, शवाहिद होंगे, हक़ाइक़ होंगे, चीज़ें होंगी ना। अब उसमें देखें, जो शाह महमूद कुरैशी एक्विट हुए या बरी हुए इस मैटर पे, तो शाह महमूद कुरैशी ने अपनी प्रेजेंस शो की कि मैं उस टाइम कराची में, मेरी वाइफ यालिया बीमार थी, मैं कराची में इलाज मुआलजे की घर से, या वो कराची में तो ये सानिया ही नहीं हुआ 9 मई वाला, या सिंध में तो हुआ ही नहीं ना। तो शाह महमूद कुरैशी ने अपनी वहाँ पे मौजूदगी ज़ाहिर की। इसी तरीके से फवाद चौधरी जो है, अभी मैं उसका स्टेटमेंट सुन रहा था, तो वो कह रहा है कि 7 मई को मैं यूके की जो ब्रिटिश वो क्या है वो कमीशन है, मैं वहाँ पे इन्वाइटी था। मैं इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़लाँ दिन था, फ़लाँ दिन जो है मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, मैंने यहाँ पे मीडिया रोस्टम पे बात की। जब ये इवेंट्स हुए, सानिया हुए, तो उस टाइम उसने अपनी प्रेजेंस ये शो की, लीगली साबित किया, विद एविडेंस साबित किया कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़लाँ दिन था, ये देखो उस दिन का ये आर्डर देखो, मेरा नाम लिखा हुआ है या मेरी हाज़िरी लगी हुई है। अच्छा, उस दिन मैं सुप्रीम कोर्ट में था, फ़लाँ दिन मैं ब्रिटिश उसमें था, ये इवेंट का फंक्शन, ये वो, ये मेरा इनविटेशन कार्ड, वट एवर जो भी था, तो उसने तो साबित किया ना। तो इस वजह से इसी तरह ज़ैन कुरैशी ने भी अपना कोई ना कोई लीगली साबित किया होगा, अदालत को सबूत दिए होंगे। और बाकी ये जो हैं, इन्होंने, इनके पास सबूत नहीं होंगे या नहीं दे सके होंगे। तो राशिद शेख के वाले शेख रशीद ने भी कहा है कि वो मेरा भतीजा भी नहीं था वहाँ पे, लेकिन सजा हो गई उन्हें। तो शेख रशीद का भतीजा है भी, सही मानता है। बात ये है कि अब शेख रशीद का किसी को यकीन है, शेख रशीद जो ज़बान बोले, मैं तो उस पर एतबार करने वाला नहीं हूँ। सिंपल सी बात है ना, बंदे को क्रेडिबिलिटी भी देखते हैं ना कि अगला बंदा बात कौन कर रहा है ना। अब वही बात देख लें कि चीफ जस्टिस का, उसने कुछ चीफ जस्टिस के ऑफिस ने कहा है, नहीं कहा, तो पूरी पीटीआई ने किस तरीके से मैनिपुलेशन की और पॉलिटिकल गेम प्ले करने की कोशिश की कि चीफ जस्टिस मिलना चाह रहे हैं उमर अयूब से। अच्छा, उमर अयूब ने आगे शरायत रबी रख रहे हैं कि इस्लामाबाद में नहीं मिलूंगा, तो अच्छा कहाँ पे मिल सकते हैं जी, पेशावर में, और ये वो। तो पीटीआई की क्रेडिबिलिटी नहीं है। पीटीआई के किसी लीडर ने अगर कोई स्टेटमेंट भी दिया है तो मुझे उसको 3 दफ़ा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, फिर मैं मानूंगा कि हाँ ठीक है या गलत है। ठीक है ना। अब शेख रशीद कुछ भी कहता रहे कि वो इधर थे या उधर थे, तो भाई वो कोर्ट अफला में साबित कर लेते ना कि मैं फलां दिन फलां जगह पे था। ठीक है ना। अब वो तो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि राशिद शेख जो है या वो उन्होंने साबित किया या नहीं किया। तो ये चीज़ें हैं। और जो कुछ हो रहा है या हुआ है, मेरा नहीं ख्याल इसमें वो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो सारा फुलफिल करके ही सारे मामला चलाए जा रहे हैं ना। एवं अंधेर निगरी नहीं है कि बस आप सजाएं दे दो। ये जब पीटीआई का दौर तो है नहीं कि यहाँ पे चैम्बर 1 में जो है वो चीफ जस्टिस उस वक्त का साकिब निसार बैठे और एक दिन कुछ ऑर्डर दे दे, दूसरे दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो लोग हकायक बताएं तो कहें नहीं ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं दिया। ये जेली बैंक अकाउंट केस में 3 ऑर्डरों से फिर गया ये साकिब निसार। ठीक है ना। ऑर्डर दे के फिर गया। तो ये वो वाली अंधेर नगरी तो नहीं है ना। अब सुप्रीम कोर्ट जो है या अदलिया जो है वो अब इनको इतराज तो यही है ना कि ये स्पीडी जस्टिस या तहरीक इंसाफ से भाग रही है। सिंपल सी बात है कि ये स्पीडी जस्टिस क्यों चल रहा है, ये सारी चीजें क्यों चल रही हैं। तो इस वजह से बहरहाल उन्होंने क्राइम तो किया है, अनडिनाएबल है कि उन्होंने क्राइम नहीं किया है, विद स्ट्रेटजी किया है, तो फिर भुगतना तो पड़ेगा ना। लेकिन जहाँ से वाइंड अप ज़रूर कीजिएगा कि एक रास्ता नज़र आ रहा है कि जो चौधरी फवाद या शाह महमूद कुरैशी की तरह सॉफ्ट लाइन लेगा, माफ़ी न भी मांगे लेकिन ये सॉफ्ट लाइन लेगा तो हो सकता है कि बरी हो जाएं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लीडर हैं वो तो इमरान खान ही है। हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, या फॉलोवरशिप जो है या पीटीआई है तो इमरान खान है। ठीक है। तो अगर इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को ऑन करते हैं तो फिर शाह महमूद कुरैशी लीडर हैं, और अगर नहीं करते तो फिर वो नहीं है। हमने ये मिसाल देखी है, बहुत सारे लोग पीटीआई में आए और वो उन्होंने बहुत बातें की लेकिन वो उस तरह से पब्लिक ने उसका साथ नहीं दिया।
बहुत शुक्रिया जहाँ ज़ेब तैयब, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अभी सज़ाएँ तो आ चुकी हैं फैसलाबाद की कोर्ट से या अदालत से, लेकिन सूरत हाल ये है कि उसका इम्पैक्ट जो है पूरे मुल्क की सियासत पे, पार्लियामेंट पे और ख़ुसूसी तौर पे जो उनकी लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, वहीं तक नज़र आ रहा है। लेकिन इससे आगे भी अदालतों के दरवाज़े तहरीक इंसाफ के लिए खुले हैं कि वो वहाँ पे फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर सकते हैं और उसके बाद नताइज क्या आते हैं वो देखना पड़ेगा। लंबा प्रोग्राम नहीं कर दिया आज आपने।